हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। साइंस बाय एकता मैम चैनल पर वेलकम आप सभी का। कई दिनों से हम लोग मैथ्स ही पढ़ रहे थे। मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 4 को सॉल्व किया। आई होप क्लासेस आपके लिए अच्छी रही होंगी और आपको मैथ्स आती होगी वैसे तो, लेकिन अगर नहीं भी आती होगी तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी क्लासेस, ऐसा मैं मानती हूँ। चलिए, तो आज की जो क्लास है, मैथ्स कई दिन हो गए पढ़ते हुए, तो मैथ्स में जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो आप बता दीजिएगा, उसको हम बाद में स्टार्ट कर लेंगे जो भी चैप्टर होगा। आज हम हमारा जो बीच में छूटा हुआ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसको कि हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, उस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं या उस चैप्टर में आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ते हैं, ताकि हमारी साइंस की पढ़ाई जो है वो भी अधूरी ना रहे, क्योंकि अच्छे मार्क्स तो हमें सभी सब्जेक्ट्स में स्कोर करने हैं। तो चलिए, पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकॉल कर लें क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो पिछली क्लास के अंदर हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली बात तो हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स की बात करें तो हमने पढ़े थे नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आप लोगों को अगर पढ़ा होगा आपने तो रिकॉल हो जाएगा कि नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने बात की थी। तो पहला तो था लिटमस, टर्मरिक पढ़ा था हमने, याद है। इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। याद आ गया। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि ये जो लिटमस है ये एक हमें थैलोफाइटा ग्रुप का एक लाइकेन है, जो कि पर्पल कलर का होता है जब ये न्यूट्रल होता है तब, और एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये अलग अलग कलर शो करता है। एसिडिक मीडियम की अगर बात करें तो लिटमस पेपर जो होता है, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और बेस जो है बेसिक मीडियम के अंदर रेड लिटमस जो है, ये इसके ऊपर जब हम बेस डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़े थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या थे? जो एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल करते हैं और बेसिक मीडियम में अलग स्मेल करते हैं, वो थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जिसमें हमने पढ़ा था वेनिला था एक तो, और ऑनियन, और एक लौंग का तेल। ये तीनों जो थे ये क्या थे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे। इसके बाद जो हमने अगला टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में, वो हमने पढ़ा था कि जो एसिड है ना, वो मेटल से रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था, इसी क्वेश्चन को अपने अलग तरीके से, कि हाउ इज हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। अगर आपको याद आ गया हो तो उसमें हमने क्या किया था कि टेस्ट ट्यूब ली थी और उसके अंदर जिंक के पार्टिकल्स डाल दिए थे और उसके अंदर HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया था, याद है। और क्या हुआ था? ZnCl2 बन गया था टेस्ट ट्यूब में, और हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में साबुन से भरे हुए टब के पानी के अंदर बुलबुले निकल रहे थे। और हमने कैसे चेक किया कि वो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है? तो हमने क्या किया कि वो जो जो निकलते हुए बुलबुले थे उनके पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ तक हमने क्विक रिकैप कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया चैप्टर को। और आ जाइए, अब चलते हैं हम चैप्टर में आगे की तरफ। और अगला जो टॉपिक अब हम पढ़ें कि हाउ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। अगला जो हमारा टॉपिक है, हाउ metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये अम्ल के साथ मिलकर या एसिड के साथ मिलकर क्या चीज बनाते हैं, इसको अब हम इस अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि हम ये मान लेते हैं कि दो टेस्ट ट्यूब हमने ले ली, एक के अंदर तो हमने डाल दिया, ये दो टेस्ट ट्यूब मैंने ले ली मान लीजिए,
ये पहली टेस्ट ट्यूब और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। अब करना क्या है, देखिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमको एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि 0.5 ग्राम मेटल कार्बोनेट यानी Na2CO3 यहाँ डाल देती हूँ। ये कार्बोनेट हो गया, CO3 है, और यहाँ पर 0.5 ग्राम ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? तो ये मैं इनमें मिक्स कर देता, टेस्ट ट्यूब्स में डाल देती हूँ। किसके साथ मुझे रिएक्ट कराना है? एसिड्स के साथ। तो इनके अंदर मैं HCl मिला देती हूँ, 2 ml 5 ml कितना भी HCl को इनके अंदर मिला दिया जाता है। HCl के अंदर इनको मिलाने के बाद जब मैं निकलने वाली गैस को लाइम वाटर के अंदर से पास करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि जो लाइम वाटर है वो दूधिया हो जाता है और वो लाइम वाटर की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे एक वाइट प्रेसिपिटेट जम जाता है। अब ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन। अब हम ये पता करें कि इस तरीके से हमने जो प्रयोग किया हमारा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या चीज बना रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब ए की हम बात करते हैं। देखिए टेस्ट ट्यूब ए के अंदर रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 HCl के साथ। सही है? इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ। तो मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर Cl 2 है, सोडियम भी 2 है। तो पहली चीज तो बन रही है NaCl, दूसरी चीज जो बन रही है वो बन रही है H2O, और तीसरी चीज जो बन रही है वो बन रही है CO2। यानी कि हमने ये देखा कि मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे हैं। अगली बात हम करते हैं टेस्ट ट्यूब बी के अंदर। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ तक ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कहाँ तक कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इनके अंदर जब हमने ये सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट डाले और इनके साथ हमने HCl को जब मिक्स किया तो हमें रिजल्टेंट्स क्या क्या मिलते हैं। अब अगला स्टेप कि ये जो निकलने वाली गैस है इसको मैं चूने के पानी के अंदर प्रवाहित करती हूँ, यानी कि लाइम वाटर के अंदर इसको जब डाला जाता है। ठीक है? तो अब देखिए लाइम वाटर जो है, इसके बाद हम यहाँ चलते हैं। लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है कि चूने का पत्थर है और उसको हमने किसमें घोल दिया? लाइम वाटर यानी कि पानी के अंदर घोल दिया है। तो पानी के अंदर घोल दिया जब इस चूने के पानी को, और ये जो निकलने वाली गैस है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको जब मैं इस चूने के पानी के अंदर डालती हूँ या किसी मेथड से किसी पाइप के थ्रू भेजती हूँ तो यहाँ बनता है CaCO3। रिजल्टेंट को मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ मेरे पास बनता है CaCO3 और क्या हो जाता है? हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। और क्या होता है? देखिए ये जो CaCO3 है इसका क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि श्वेत अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब ये है कि ये जो CaCO3 है ये परत नली के पैने में सफेद पाउडर के रूप में जम जाता है। अब ये जो CaCO3 है इसको जब हम वाटर, ये जो बना, इसको जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं और ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद जो CaCO3 बना है तो हमें मिलता है ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्ट बन गया। ये सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील है। ठीक है? ये सॉल्ट बन जाता है। यानी कि ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है
इनका जो रिजल्टेंट है, आंसर क्या हो जाएगा कि ये रिएक्ट करके बनाते क्या है, तो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहे हैं सॉल्ट, जैसा कि हमने देख लिया सॉल्ट बना रहे हैं, साथ में कौन सी गैस बना रहे हैं, साथ में ये बना रहे हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड्स, और एरो लगा दिया, रिजल्टेंट हमें लिखना है, तो रिजल्टेंट में हम लिखेंगे सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, इसमें हमें याद सिर्फ ये चीज रखनी है, ये सब हमारे समझने के लिए था, क्योंकि समझेंगे नहीं तब तक क्लियर कैसे होगा, कॉन्सेप्ट जब हमें क्लियर नहीं है तो हम आंसर शीट में कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगली चीज हम पढ़ें कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो क्या चीज बनती है। इसको मैं रब कर दूं, चलिए अगला टॉपिक, what happens when acids and base react with each other। जब अम्ल और क्षार को मिला दिया जाता है तो क्या रिजल्टेंट मिलता है। तो देखिए एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सीधी सी बात है, ये आपने 8th क्लास से पढ़ रहे हो आप लोग, कि एसिड और बेस जब एक साथ मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। या अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो इसको ऐसे नोट कर लें कि अम्ल और क्षार जो हैं ये मिलकर बनाते हैं लवण और जल, और ये जो रिएक्शन है इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको लिखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लिखेंगे कि हम इसमें क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि अम्ल और क्षार या एसिड और बेस दोनों ही अपने गुणों को त्याग देते हैं और सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो अम्ल और क्षार दोनों ही अपने गुणों का त्याग करके लवण और जल बनाते हैं। इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। देखिए एसिड HCl ले लेते हैं, बेस हम NaOH ले लेते हैं, ये देखिए ये बन गया सॉल्ट NaCl, ये वही सॉल्ट जो हम घरों में काम लेते हैं NaCl, और बन गया H2O। तो ये एसिड, ये बेस, ये एसिड बेस, ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर। क्लियर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगला जो टॉपिक है वो है मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड्स की अभिक्रिया। सेकंड हो गया। अब थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हाउ डू मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड, या रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद वाटर। हमें इसमें सिर्फ रिजल्टेंट याद रखने हैं। तो देखिए मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये वाटर एसिड के साथ, सॉरी वाटर नहीं, यहाँ एसिड्स है ना, एसिड्स, कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड भी एसिड्स के साथ मिलकर ये हो गए मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड। हिंदी में इनको हम लिखेंगे धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं ये भी एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी कि धात्विक अम्ल जो हैं
ये धात्विक ऑक्साइड जो है ये अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, ये HCl के साथ जब मिल जाता है तो होता क्या है कि जो कलर है ना, सॉल्यूशन का जो ब्लू ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाता है। सॉरी, सॉल्यूशन का जो कलर था ब्लू, वो ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड जो है वो इस HCl में डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन बना लेता है। कॉपर क्लोराइड जो है वो सॉल्ट बन जाता है, सॉल्यूशन में पानी का निर्माण हो जाता है। हमें सिर्फ ये याद रखना है, मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेता है। हिंदी में हम लिखें तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल ये बना रहे हैं लवण और जल। ये चीज हमें याद रखनी है, यही हमसे परीक्षा में पूछी जाती है। अगला है व्हाट थिंग्स आर कॉमन इन एसिड्स एंड बेस। चलिए, एसिड और बेस के अंदर क्या चीज है जो कॉमन है। देखिए, इसके लिए हमें एक व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स एंड बेस, यानी ऐसी क्या चीज है जो एसिड और बेस के अंदर कॉमन होती है। तो आपको ये एक प्रयोग दे रखा है, देखिए ये एक मग बना रखा है, आपकी बुक के अंदर देखा होगा आपने, ये चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा वैसे आपने, कि ये मान लीजिए एक मग बना रखा है और इस मग के अंदर ये कॉर्क जैसा लगा रखा है, इस पर ये 2 कील लगा रखी है ना, ये कील लगा रखी है। अब ये जो कील है ना, इसका एक सिरा या एक सेल से जोड़ रखा है, ठीक है ना, और दूसरा सिरा जो है, और इसको हम ऊपर बना लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक बल्ब जोड़ रखा है ना, और बल्ब के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, एक स्विच जोड़ना पड़ेगा, बिना स्विच के ऑन ऑफ होगा कैसे, तो ये मैंने स्विच जोड़ दिया। और स्विच के बाद इसको हमने क्या किया, अगले वाले टर्मिनल से यहां से आगे। अब क्या करना है कि ये जो 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भर दिया कि अलग अलग सॉल्यूशन हम यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम क्या क्या सॉल्यूशन भरते हैं, इसके अंदर अलग अलग सॉल्यूशन भर के हम ये पता करते हैं कि बल्ब किस स्थिति में तो जल रहा है और किस स्थिति में नहीं जल रहा है। सॉल्यूशन में मैं लेती हूँ पहला एसिड, कोई भी एसिड ले लेते हैं, दूसरा मैं कोई बेस ले लेती हूँ, तीसरा जो है वो मैं ले लेती हूँ अल्कोहल, और फोर्थ वन जो है वो मैं ले लेती हूँ ग्लूकोज। अब देखिए कि किया क्या मैंने कि पूरा एसिड नहीं भरा, इसके अंदर पानी भर दिया और उसके अंदर कुछ बूंदे मैंने एसिड भी डाल दी। हम हमारी कॉमन बात करते हैं कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तो डाला पानी, है ना, और पानी डालने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, क्योंकि नींबू के रस में क्या है, एसिड है। और मैं ये देखती हूँ कि जैसे ही मैं इसके अंदर नींबू का रस डालती हूँ, उसके कुछ सेकंड्स के बाद ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लग जाता है। ग्लो यानी बल्ब जल जाता है। दूसरी बात, बेस क्या होगा, मैं साबुन का, अब पानी को चेंज कर देते हैं, पानी डालते हैं और उसके अंदर हम कोई बेस यानी कि जैसे साबुन का पानी डाल देते हैं, तो भी मैं क्या देखती हूँ कि बल्ब यहाँ पर ग्लो कर रहा है। लेकिन जब मैं अल्कोहल डालती हूँ इसके अंदर किसी भी फॉर्म में, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता है, और ग्लूकोज डालने पर भी ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। यानी कि क्या रीजन है तो सभी लिक्विड, लेकिन क्या रीजन है कि एसिड और बेस डालने पर तो ये सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज डालने पर ग्लो नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि हमने सेल से तो जोड़ दिया है, बल्ब भी है, स्विच भी है हमारे पास, लेकिन कंडक्टिविटी जो है वो इस सॉल्यूशन की वजह से है, तभी तो लाइट एक टर्मिनल से होकर दूसरे टर्मिनल तक आ रही है, सर्किट तो तभी कंप्लीट होगा ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कारण है कि बल्ब एसिड और बेस की स्थिति में ही जल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि जब एसिड को हम डालते हैं, एसिड जो होते हैं
इनके अंदर पाए जाते हैं H+ आयन या कैटायंस, और जो बेस होते हैं इनके अंदर होते हैं OH- आयंस या एनायंस। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है और ये हाइड्रोनियम आयंस है। ये जो आयंस होते हैं ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक गमन करते हैं या जाते हैं। जैसे पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव आयंस हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। और इसी रीजन से इनकी प्रेजेंस में तो ये बल्ब ग्लो करेगा, और ये नहीं होंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो एसिड और बेस जो होते हैं जब इनको पानी के अंदर मिला दिया जाए, मान लीजिए ये कोई एसिड है HCl, और मैंने वाटर के अंदर इसको जब डिसॉल्व कर दिया तो आयन बनते हैं H3O+ आयंस, और क्या बनते हैं साथ में क्लोराइड आयंस। देखिए, तो ये पानी था, इसके अंदर मैंने नींबू का रस डाला, या मान लीजिए अब HCl डाल दिया, तो ये बन गया H3O+ आयन और ये बन गया क्लोराइड आयन। अब ये जो H3O+ आयन है और जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, तो ये जो H3O+ आयंस होते हैं ये फ्रीली दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, ये दे कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली यानी कि मुक्त रूप से गमन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो H3O+ आयन है ये क्योंकि मुक्त रूप से फ्रीली नहीं रह सकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये H+ आयंस जो होते हैं ये वाटर के साथ मिलके H3O+ जो आयंस बन जाते हैं, ये रिएक्शन के अंदर आयंस के ट्रांसफर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। चलिए एक बेस की और बात कर लें, NaOH। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे है ना H3O+ आयंस, इनसे एक होते हैं H+ आयंस। ये जो H+ आयंस होते हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये H+ आयन वाटर के साथ मिलकर H3O+ आयंस बना लेते हैं, जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। बेस की अगर हम बात करें, जैसे NaOH, इसको जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इनको भी जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये जो NaOH है ये भी Na+ और OH- आयंस बना लेते हैं, यानी कि एनायन और कैटायंस बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम इनको पानी में मिला रहे हैं, एसिड को भी पानी में मिला रहे हैं और बेस को भी पानी में मिला रहे हैं। प्रैक्टिकल समझ में आ गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए कि एसिड और बेस को जब पानी में मिलाया जाता है तो कभी भी ऐसे एसिड की जब हम बात करें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी पानी के अंदर एसिड को जब मिलाते हैं, है ना, तो इनको मिलाते समय क्या जाता है कि एसिड को पानी के अंदर जब भी मिलाएं, यानी कि करना क्या है कि पानी के अंदर एसिड को जब हम मिलाते हैं, एसिड में पानी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एसिड और बेस को जब पानी के संग मिलाया जाता है तो ये कैसी रिएक्शन होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्माक्षेपी यानी कि जब इनको मिलाया जाता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जब भी हम किसी पानी के पात्र में एसिड को मिलाएं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप या स्पून, एक स्पून डालकर मिलाना चाहिए, यूं नहीं कि एक साथ पूरी बोतल ही डाल दी जाए, नहीं, कभी भी। और ये जो काम है, पहली बात तो आप लोगों के काम का है ही नहीं, ये हमारे प्रिकॉशन है ध्यान रखने के लिए कि मान लीजिए हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो है एल्केलाई, एक टॉपिक और हमें पढ़ना है, एल्केलाई। हमने एसिड और बेस पढ़ लिया, एल्केलाई क्या होता है, देखिए एल्केलाई या जिसको कहा जाता है क्षारक, अम्ल और क्षार तो हमने पढ़ लिए, क्षारक क्या होता है, देखिए कि बेस जो होते हैं ना, ये सारे ही बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ जो बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो एल्केलाई जो होते हैं ये वो बेस हैं जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं। एल्केलाई आर दोज बेसिस which are soluble in water, यानी कि वे क्षार जो जल में घुलनशील हैं, वे क्षार जो जल में घुलनशील हूं, उन्हें क्या कहा जाएगा, क्षारक कहा
ठीक है, ये तो बात हो गई क्षार की। इसके बाद एक चीज और हमें पढ़नी है, वो है तनुकरण या डाइल्यूशन। तनुकरण या डाइल्यूशन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया। तनुकरण या डाइल्यूशन क्या है, देखिए। डाइल्यूट करना, डाइल्यूट का मतलब पतला। पतला यहाँ पर एसिड या बेस को डाइल्यूट किया जा रहा है। एसिड या बेस को डाइल्यूट किया जा रहा है मतलब उसके अंदर क्या मिलाया जा रहा है, जल को मिलाया जा रहा है। डाइल्यूशन या तनुकरण। डाइल्यूशन या तनुकरण का क्या मतलब है, देखिए। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर। पहली बात तो ये, मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर। क्या मिलाया जाएगा इसके अंदर, विद वाटर। किसी एसिड या बेस में हम क्या मिला देंगे, पानी को मिला देंगे, जिससे क्या होगा, रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए पहले 1 ml में 1000 आयंस थे, जब हम उसको 1 लीटर पानी में मिला देते हैं तो 500 ही रह जाते हैं। इसको कहा जाता है डाइल्यूशन। कि किसी एसिड या बेस में जब पानी मिला दिया जाए तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो आयंस की मात्रा है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, और इससे क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिड या बेस के आयंस कम हो जाते हैं। तनुकरण अगर हम कहें तो किसी एसिड या बेस यानी कि अम्ल और क्षार के अंदर जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी हो जाना क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। आगे अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा हमारी पीएच स्केल के बारे में। देखिए, एसिड और बेस जो है इनकी स्ट्रॉन्गनेस का पता करा जाता है, और उसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक स्केल डेवलप की और उसको कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल, यहाँ पी जो है ये पावर को बताता है, पोटेंस से कहा जाता है, और किसकी पावर, एच आयंस की पावर को बताया जाता है, और उसे कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में जब हम बात करें तो देखिए कि अब ये जो साइंटिस्ट है सोरेनसन, इन्होंने इस पीएच स्केल को डेवलप किया। पी यानी पोटेंस, पोटेंस बता रहे पावर को, और किसकी, एच आयंस की, और ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल देखिए, ये पीएच स्केल है, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 14 लिखा हुआ है। ठीक है, 0 से 7 के बीच, 7 यानी 6.9, 7 नहीं है एग्जैक्ट, 6.9 तक अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच है, यानी ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। 7 अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और 7 से लेकर 14 तक अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच है तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा। बेसिक यानी बेस होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब मान लीजिए कि 7 अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, यानी कि ना तो वो एसिड है और ना ही बेस है। ऐसा सॉल्यूशन जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी अभी जो हमने पिछला प्रयोग किया था ना कि एसिड और बेस को जब मिला दिया जाता है वो बल्ब जलता है या नहीं, कि मैं एसिड लेती हूँ तो जल जाता है, अल्कोहल लेती हूँ तो नहीं जलता है। वो यही था कि जब हमने अल्कोहल लिया तो वो कैसा था, न्यूट्रल था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बल्ब नहीं जला। और सॉरी, वाटर की बात कर रहे थे कि वाटर जो था वो न्यूट्रल था तो बल्ब नहीं जला, और उस वाटर में जैसे ही मैंने 2-4 नींबू के रस की बूंदें डाल दी तो वो कैसा हो गया, एसिड, और इसलिए वो बल्ब ग्लो करने लग गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए
कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। इस सॉल्यूशन का पीएच है 5.6 और इस सॉल्यूशन का पीएच है 3.2। तो ये बताइए कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। तो मान लीजिए हमें ये लगे कि जिसकी यूनिट बड़ी है वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि हम 7 से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम 0 की तरफ आएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन की एसिडिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्लियर? ऐसे ही लेकिन बेस की तरफ जब हम जाते हैं तो हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दो सॉल्यूशन है, एक की पीएच है 9.8 और सॉल्यूशन ए की, और सॉल्यूशन बी की पीएच है 13.2। तो ज्यादा बेस कौन सा होगा? 13.2 वाला जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा बेसिक होगा। जो इम्पोर्टेंट एसिड्स के नाम है जो आपके कोर्स में है वो आपको याद होने चाहिए, जिसके अंदर और कुछ सॉल्यूशंस के पीएच भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि मुख्य रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है? इसका पीएच होता है 10, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो एसिड्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। इस तरह कई सारे एसिड्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं और ये आपको याद होने ही चाहिए। चलिए, तो इसके साथ ही आज हमने हमारे जो मेन चैप्टर था, काफी दिन से हमने छोड़ रखा था, तो आज इसको दोबारा हम कंटिन्यूटी में ले आए हैं और आई होप 1 या 2 क्लासेस के अंदर ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक पर। पीएच स्केल के बाद वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कई सारे क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, इसको याद तो करना ही है। यहाँ तक का चैप्टर आपको इजीली अंडरस्टूड होगा, ये मुझे लग रहा है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में और कोशिश करते हैं कि अगली क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम के प्रिपरेशंस में लगे रहिए।